यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक संकेतन, है ना। वैज्ञानिक संकेतन का क्या मतलब होता है? रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन के संबंधित है जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या में होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इन दोनों के अंदर ही ऐसे अंक आते हैं जिनमें बहुत कम द्रव्यमान होता है या बहुत अधिक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इतनी अधिक संख्या को इतनी कम संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाए, तो उसके लिए हमने वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग किया है। देखिए इसके आगे आपको क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अतः किसी रसायन को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए 662 ये पूरी अंक जैसी बड़ी संख्या का या हाइड्रोजन परमाणुओं के द्रव्यमान के लिए इतनी अंक संख्या जैसी छोटी संख्या का उपयोग करना हमको लिए थोड़ा सा सही नहीं होता है। अब अगर जैसे ये जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पर कि ये वाली संख्या जो लिखी हुई है, अगर मैं इस संख्या को थोड़े से सही रूप में लिख दूँ, वैज्ञानिक संकेतक के रूप में लिख दूँ, तो वो कैसे लिख सकते हैं अपन, है ना। जैसे आप लोगों ने एक बात सुनी होगी और 10वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी कि अगर हम प्रकाश की गति की बात करें तो वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3×10⁸ होती है। तो ये 3×10⁸ क्यों लगाया? ये 10 की घात के ऊपर 8 क्यों लगाया, है ना। 3 के आगे 8 बिंदु भी तो 8 जीरो भी तो लगा सकते थे, तो हमने 10 की घात 8 क्यों लगाया? ये जो हमने 10 की घात 8 काम में लिया है ना, यही वैज्ञानिक संकेतांक वैज्ञानिक संकेतन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी का मान है जैसे अगर किसी भी चीज़ का मान है, किसी का द्रव्यमान है 2 × 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इसमें 10 की घात -4 हमने क्यों लगाया? क्या इस 10 की घात -4 की जगह पे हम ये लिख सकते थे इसके अंदर कि 0.00002? ये भी तो सही है, लेकिन अंकों को सही रूप में लिखना और उन्हें सुविधापूर्वक बनाने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए हमें जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो होता है 10 की घात n ये जो यहाँ पर बना हुआ है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात 4 घातांकी संकेतन का उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। इन संकेतों को n×10⁻n के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर गुणा है, ध्यान रखना है। ये इस जगह जो है यहाँ पे क्या आएगा? गुणा आएगा। जिनमें n चर घातांक है, जिनका मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। आप जानते हो 10 की घात -10, 10 की घात -10 भी हो सकता है, 10 की घात 10 भी हो सकता है। जैसे एक इसमें दिया हुआ है नीचे कि अतः वैज्ञानिक संकेतन में 232.508 को 2.3258 इंटू 10 की घात 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। जानते हो आप अच्छी तरह। एक अंक यहाँ दिया हुआ है 0.00016 को 1.6 इंटू 10 की घात -4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है 1.006, ठीक है, इसको सरल रूप से ऐसे दिखाया जा सकता है। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो गणितीय रूप में केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे अंक आते हैं जिनके अंदर -31, -32। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें हम, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। तो अब इसको अगर मैं ऐसे नहीं लिखूँ, मैं 10 की घात -31 किलोग्राम में अगर नहीं लिखूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? पॉइंट जीरो, और फिर मेरे को कितनी बार 31 बार जीरो लगाना पड़ेगा पॉइंट के बाद, और फिर आगे आएगा 91। तो ये क्या सुविधाजनक है? नहीं है ये सुविधाजनक हमारे लिए क्या था? 10 की घात -31 लिखना। इसलिए वैज्ञानिक संकेतांकों का उपयोग किया जाता है। गुणा भाग में भी इसी तरह इनका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं को गुणा कर रखा है, 5.6 इंटू 10 की घात 5, 6.9 इंटू 10 की घात 8, तो इसको यहाँ पे गुणा आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको ऐसे लिखाया गया। फिर इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखा, 10 की घात 13 नीचे आ गया और इसके सरल रूप में इसको लिख दिया। तो गुणा करना, भाग करना, प्लस करना, माइनस करना, इन सभी में वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब देखिए आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सार्थक अंक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सार्थक अंक। ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चित अवश्य होता है, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध और यथार्थता होना चाहिए। 2 शब्द आ रहे हैं इसके अंदर। एक तो इसके अंदर शब्द आ रहा है परिशुद्ध, ठीक है, और एक आ रहा है इसके अंदर यथार्थ परख। इन दोनों शब्दों का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है प्रैक्टिकल के अंदर, है ना। जब हम प्रायोगिक कोई बात करते हैं उसके अंदर इनका उपयोग किया जाता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है।
परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। परिशुद्ध है, कौन सी चीज़ कितनी सही है ये। जैसे मान लो कोई प्रैक्टिकल किया किसी विद्यार्थी ने और उसका मान आ रहा है 19.8, है ना। 19 केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिकल किया, अनुमापन किया आपने, उसका 19.1, उसका सही आंसर है 19.8 ml। अब एक विद्यार्थी कर रहा है, वो ला रहा है 19.9 ml आंसर उसका, और दूसरे विद्यार्थी ला रहा है 17.8 ml उसका आंसर। अब किसका आंसर ज़्यादा सही है? डेफिनेटली 19.9 वाले का आंसर सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 17.8 तो 19.8 से बहुत दूर है। जो सही आंसर इसका 19.8 है उससे तो बहुत दूर है 17.8, वो तो गलत हो गया इसका आंसर। लेकिन 19.8 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन एक विद्यार्थी कितना लाया, 19.9 आंसर लाया इसका। तो वो क्या है, परिशुद्धता किसी भी राशि की विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। जो सही आंसर है उसके पास वाला। यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के लिए यदि किसी परिणाम का सही मान 2 ग्राम है, 2.00 ग्राम, 2 ग्राम नहीं कहूँगा मैं इसको, 2.00 ग्राम है, और एक विद्यार्थी का दोनों मापन करता है 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम परिणाम प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के बहुत पास होने के कारण ये मान परिशुद्ध है। ठीक है, मतलब उसने प्रैक्टिकल किया ना, तो एक का आया 1.95, एक का आया 1.93, तो ये दोनों क्या हो गए, परिशुद्ध मान हो गए। परंतु यथार्थपरक नहीं है, 2 के आसपास नहीं जा रहे हैं ये मान। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी ख इन्हीं दो मापनों के लिए 1.94 और 2.05 परिणाम प्राप्त करता है। दो आंसर बिल्कुल सही था, 1.94, 2.05, ये दोनों मान परिणाम में न परिशुद्ध है और न ही यथार्थपरक है। ठीक है, एक बार तो आ रहा है उसका आंसर 1.94 ग्राम, दूसरी बार आ रहा है 2.05 ग्राम, तो न तो वो दोनों समान है और न ही उसके 2.00 के पास जा रहे हैं इसके मान। अब देखो तीसरे विद्यार्थी ने क्या किया, तीसरे विद्यार्थी में घ के मान 2.01 और 1.99 प्राप्त हुआ। देखो आंसर कितना था इसका, 2.00 ग्राम, और उसने प्रयोग किए, प्रयोग में एक बार आंसर आया इसका कितना, 2.01, एक बार आया 1.99। तो ये दोनों मान क्या है, यथार्थपरक भी हैं और परिशुद्ध भी हैं, जो 2 के पास में ही है, जस्ट इस 2 के पास में है। ठीक है, तो यथार्थपरक भी हो गए और परिशुद्ध भी हो गए। ठीक है, तो यथार्थपरकता और परिशुद्ध का मतलब ये है। आगे देखिए आप, आगे इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये उसके मान दिखाए थे, है ना। क छात्र, ख छात्र और दो, उन्होंने किस किस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत किए और उनके क्या मान आए। अब देखो सार्थक अंक का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं। मतलब इसका ये है कि आप कोई भी आपने प्रायोगिक मान किया, परिकलित मान किया, तो उन मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कि उसमें कितनी अनिश्चितता की थी उसको सार्थक अंक द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। देखो इसमें एक बात लिखी हुई है नीचे, वापस अपन देखते हैं। जैसे यदि हम किसी परिणाम को 11.2 ml के रूप में लिखें तो हम ये समझते हैं कि 11 निश्चित और 0.2 अनिश्चित है। 0.2 आ रहा है, 11 तो उसका मान नहीं है, क्योंकि 11 का मान 11.1 से लेकर 11.9 तक हो सकता है, और 0.2 जो है ना, क्या पता उसका मान 0.3 हो, क्या पता उसका मान 0.1 हो, तो वो अनिश्चित है। अंतिम अंक प्लस माइनस 0.1 हो सकता है। यदि कुछ और न बताया गया हो तो अंतिम अंक प्लस माइनस की अनिश्चितता है ही उसके अंदर। तो सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम है बेटा, तो हमें उन नियमों को पढ़ना पड़ेगा, और बहुत इजी नियम है, हमको याद हो जाएंगे आराम से कि सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे किया जाए, उन सार्थक अंकों के निर्धारण में किन नियमों को हमको ध्यान रखा जाए। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, इनको ध्यान से पढ़ना, सार्थक अंकों के नियमों को। पहला जो है वो क्या है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। गैर शून्य अंक का मतलब जिनमें जीरो नहीं आ रहा हो। ठीक है, जैसे 285 सेंटीमीटर, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं, 2, 8 और 5। 0.25 ml में 2 सार्थक अंक हैं, मतलब पॉइंट के बाद में 2 और 5 आ रहे हैं ना, ये सार्थक अंक हैं। तो गैर शून्य अंक जितने भी होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे गैर शून्य हैं, ये सभी सार्थक अंक होंगे। ठीक है, दूसरा नियम देखिए आप, दूसरे नियम में ये लिखा हुआ है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। जैसे ये एक मान लिखा हुआ है यहाँ पर 0. ये मान लिखा हुआ है यहाँ पर
0.03। तो इस 3 के, ये जो 3 है, इस 3 के पहले 2 जीरो आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ही सार्थक अंक है, वो है 3 वाला। मतलब कि गैर शून्य अंक जो इसमें 3 है ना, इस गैर शून्य अंक के 3 के पहले जो जीरो आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस 0.003 में फिर से देखो, ये जो अंक है आपके 0.003, इसके अंदर केवल कितने सार्थक अंक हैं आपके? एक सार्थक अंक है इसके अंदर। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है इसके अंदर 0.052, तो इसमें गैर शून्य अंक 2 हैं, 5 और 2, इसके पहले 3 जीरो आ रहे हैं, वो हम शामिल नहीं करेंगे सार्थक अंकों के अंदर, क्योंकि वो अनिश्चित हैं इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितने सार्थक अंक है देखो आप, केवल 2 सार्थक अंक है इसके अंदर, ठीक है। तो गैर शून्य अंक के पहले जो शून्य आ रहे हैं ना, वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। दूसरा देखो, 2 गैर शून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आता है तो वो सार्थक अंक होगा। जैसे 2.005, तो इसमें 2 और 5 के बीच में शून्य आ गए, ये सार्थक अंक है, ठीक है। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 30,08 लिखा हुआ है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 5 सार्थक अंक है इसके अंदर। इसमें कितने सार्थक अंक थे? 4 सार्थक अंक थे इसके अंदर। इस तरीके से हम सार्थक अंकों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर 1.001, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 सार्थक अंक है इसमें, क्योंकि जो जीरो आ रहे हैं वो गैर शून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, एक के बीच में आ रहे हैं, इधर भी एक है, इधर भी एक है, बीच में भी एक है, इसलिए। नेक्स्ट देखो, चौथा पॉइंट क्या है, किसी अंक के दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये वाला उदाहरण, ये उदाहरण तो दिया हुआ है इसमें इस 2 के इधर जो जीरो आ रहा है वो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन इधर जो जीरो आ रहे हैं वो सार्थक अंक है। तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक हो गए? 3, है ना। 0 पॉइंट, उस वाले जीरो को हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन 2 के बाद जो 2 जीरो आ रहे हैं ये सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। इस तरफ जो जीरो आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे, इधर जो जीरो आएंगे 2 के बाद वो सार्थक अंक होंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक उदाहरण दिया हुआ है 100 में केवल एक सार्थक अंक है। ऐसा क्यों हुआ? 100 में तो 3 सार्थक अंक है, एक के बाद में 2 जीरो आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें एक सार्थक अंक क्यों लिखा है 100 के अंदर? क्योंकि हम 100 को कैसे लिख सकते हैं? वैज्ञानिक संकेतक के रूप में 1 × 10⁻²। 100 को हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? अब आपको मैं एक नई बात सिखाता हूँ, वो ये है कि सार्थक अंकों में n⁻n शामिल नहीं किया जाता है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे सार्थक अंकों के अंदर। केवल एक जो है ये सार्थक अंक है, बस यही सार्थक अंक है, एक ये है इसका सार्थक अंक 1, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देखो, मैंने अभी आपको बताया था, कोई मान दे रखा है 3.8 × 10⁻25, ठीक है। इसमें सार्थक अंक कितने? 2, 3 और 8, बस 10⁻25 को सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। 10 की घात जितना भी आएगा, है ना, चाहे वो 10⁻−25 हो, 10⁻−4 हो, 10⁻10 हो, 10⁻100 हो, कुछ भी हो, वो सार्थक अंकों में शामिल नहीं होगा। इंटू के पहले जो अंक आ रहे हैं वो सार्थक अंकों में शामिल होंगे, ठीक है। ये इसमें बताया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे वस्तुओं की गिनती उदाहरण के लिए 2 गेंदों या 20 अंडों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? अनंत है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थपरक संख्याएं और इन्हीं दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य तक लिखा जा सकता है, इसलिए। इसके बाद क्या नियम दिया हुआ है देखो ये से, तो इसमें अनंत क्यों माना? 2 को मतलब 2.00000, 20 को मतलब 20.000, वैज्ञानिक संकेतक के रूप में लिखोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अतः 4.001 में 3 और 8.001 में 4 सार्थक अंक हैं। इस प्रकार हम सार्थक अंकों की सहायता से केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो अंक महत्वपूर्ण है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद बेटा।